आप गवर्नमेंट में कैसे सेलेक्ट हुए? इस चेहरे का ग्लो का क्या रीजन है? आपकी जिंदगी में कोई ऐसी सुंदर कन्या आई क्या? तुम तला करवाओगे मेरा। ऑनलाइन आपके नजरिए से स्टडी बेटर है या ऑफलाइन? बच्चे को लाइब्रेरी में पढ़ना बहुत ही सही है या खुद का रूम, या मेरा दोस्त मेरा सर्वोपरि है, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सही नहीं कर रहे? जितने भी आरपीएससी के एस्पिरेंट है या अधीनस्थ सेवा बोर्ड के एस्पिरेंट है, उनके लिए क्या सपना देख रहे हो? हरारन, चलिए अपन बहुत सारे यहाँ पर सक्सेस से मिलते हैं। कोई होते भाव योगी, कोई होते कर्म योगी। तो आज अपन एक ऐसी सक्सेस से मिलने जा रहे हैं जो है ज्ञान योगी, जिनमें मैं हमेशा मिलता रहता हूँ उनसे। हमेशा सुबह शाम जब भी अपनी बात होती रहती है, उनके पास ज्ञान का भंडार है। तो बिल्कुल सर, इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान योगी के रूप में मैं आपको मानता हूँ और मैंने बहुत सारा आपसे सीखा भी है विद इन द बहुत कम टाइम में। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि इस दुनिया के जे सर दुनिया के लिए क्या है, और ये जे सर ने एक बड़ा नाम जे सर कैसे कमाया? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने एक बहुत बड़ी उपाधि से आज नवाजा किया है ज्ञान योगी। शायद मुझे लगता है कि इतने बड़े हुए नहीं हैं, लेकिन इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर इस सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत। अब रही बात, आप ये कह रहे हैं कि जे सर जो है उसके अंदर कैसे क्या नाम वगैरह तो है। तो बेसिकली आप लोगों को आपको पता ही है कि पूरा नाम जो है वो जितेंद्र जोशी है। तो उस कंडीशंस के अंदर जब स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो शॉर्ट नाम जो है वो चला करते थे, जैसे आकाश इनोवेशंस वगैरह। नीट के अंदर टारगेट पीएफटी के अंदर तो क्लासें होती थी तो टाइम टेबल बनता था, तो उसमें जे सर के नाम से हुआ। फिर धीरे समय के साथ जो है वो गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो गवर्नमेंट जॉब लग गई तो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कि वहाँ पर जो है जितेंद्र सर हो गया या जोशी सर हो गया, और इधर जो है वो जे सर के नाम से जो है वो अपने आप के लिए चीज़ें हो गई। तो धीरे धीरे आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के साथ साथ जो है फिर केमिस्ट्री थी, तो केमिस्ट्री के साथ जो है वो अपने आप कहते हैं अटैचमेंट हो गया। केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते जो है वो एक बार पढ़ाते उत्कर्ष में पढ़ाते समय एक ऐसी चीज़ हुई कि सर काश आप जैसे टीचर हमको पहले मिल जाते हैं तो आज हमको इतनी परेशानी नहीं होती। तो फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो फिर मुझे लगा कि यूट्यूब चैनल जो है वो अपने आप में बनाया जाए। तो यूट्यूब चैनल बनाते समय बोले क्या नाम रखें, तो जे सर तो था ही, और फिर केमिस्ट्री पढ़ा ली थी तो जे सर केमिस्ट्री जो है वो अपने आप में कहते हैं नाम रखा है। अब धीरे धीरे बच्चों की डिमांड के ऊपर आगे बढ़ते गए। ये प्रॉब्लम आई तो ये स्टार्ट किया, ये प्रॉब्लम आई तो ये स्टार्ट किया, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते करते जो है वो जे सर केमिस्ट्री ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस जो है वो बन गया। और ईश्वर करे कि इसको इतना आगे बढ़ाए कि बच्चों को एक एफोर्डेबल प्राइस के अंदर एक बहुत क्वालिटी एजुकेशन दे पाए, जिसके अंदर बच्चा एक बार पढ़े और फिर उसको वो चीज़ें बार बार नहीं पढ़नी पड़े, लेकिन उसको बार बार कोचिंग की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़े। बिल्कुल बात सही। बट सर, पहले जो मैंने देखा और आपने कई बार बताया भी है कि पहले जो आपका फील्ड रहा था वो नीट और जेईई वाला था, जिसमें आपने खूब अच्छी कोचिंग में पढ़ाया। फिर आपने एकदम से आरपीएससी में टर्न कैसे लिया, और आरपीएससी की या मैं बोलूँगा वैकेंसी जो कि आरएसएसबी अधीनस्थ सेवा बोर्ड की है, इन वैकेंसी में क्यों आए, उसका पीछे का रीजन क्या था? सर आपको मैं बता दूं, शायद दुनिया को नहीं पता होगा, मैंने सेकेंड ग्रेड का पहला बैच 2010 में पढ़ाया था। अच्छा। और 2010 के अंदर पढ़ाया था, और उस समय मेरे को 200 रुपये पर ओवर्स जो है वो अपने आप मिला करते थे। 200 रुपये उस समय बहुत ज़्यादा जो है वो होते थे, ठीक है ना। खर्च करते करते थक गए, बैचलर भी था मैं, खर्च करते करते थक गए, लेकिन वो 200 रुपये कम नहीं होते थे। फिर उसके बाद जो है वो नीट आई थी, चूँकि वो सेगमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी थी, तो मैं उसके अंदर आकाश वगैरह के अंदर चला गया था और वगैरह वो करता गया। कंटिन्यूशन में पढ़ाता गया। फिर एक्चुअली हुआ गया था कि मेरे कॉलेज का टाइमिंग जो है वो 10 बजे हुआ करता था, तो नीट की इधर पहली क्लास लेके जो है वो अपने यहाँ पर कहते हैं कुछ अरेंजमेंट हो जाता था। लेकिन बाद में समय के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि कॉलेज का टाइमिंग बीच में 9 बजे हो गया, तो नीट का जो सेगमेंट है वो 8 बजे से लगाकर जो है वो अपने यहाँ कहते हैं पहली क्लास 9:30 बजे तक होती है। तो फिर ये सेगमेंट जो है समय के साथ जो है फिर वो लगा कि इधर भी रिक्वायरमेंट है, और बीच में हमारे कॉमन फ्रेंड है आरबी सर जो है एलएचसी के अंदर है, उन्होंने अपने किसी एक दोस्त की कोचिंग बताई थी और ये सेगमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया। बाकी जनरली मैं नीट के सेगमेंट से बड़ा हैप्पी था, लेकिन इस सेगमेंट में आने के बाद ऐसा लगा कि नीट के सेगमेंट की तुलना में मुझे मेरी ज़रूरत जो है वो इस सेगमेंट को ज़्यादा है, क्योंकि नीट के सेगमेंट में तो भारी भरकम फीस है, उसमें अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन इस सेगमेंट के अंदर अच्छे टीचर्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल काम है।
तो इस सेगमेंट में अगर अच्छे से काम किया जाए तो देश में जो है वो अच्छे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड टीचर्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। क्योंकि अगर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, मान लो केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड की बात करूँ तो केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड के अंदर जितने अच्छे टीचर्स स्कूल्स में भेजूंगा मैं, उतने ही बच्चों को नीट फाउंडेशन लेने की आवश्यकता जो है वो अपने आप कहते हैं कम करेगी। ये भी है, बट जैसा आप बताते रहते हो, इस दोनों फेज में नीट के और जो आरपीएससी वाला सेगमेंट है, इनके बीच में आपने शायद यूपीएससी की तैयारी भी की थी। हाँ बिल्कुल सर, है जो है ना, इसके बीच में मैंने यूपीएससी की भी तैयारी करी थी। एक्चुअली घर पे कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी थी और 2017 तक वो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते मुझे लगा कि सब कुछ हो गया, अब घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो गई, अब अपने लिए कुछ जो है वो किया जाए। तो आपको बता देता हूँ सर मैं आपको कि मैं आरएस मेंस के अंदर मेरे 112 नेगेटिव स्केल हुए थे 2012 जो लास्ट सब्जेक्ट वाली वैकेंसी थी, और उसमें मेरे और टॉपर के बीच में 7 या 9 नंबर का डिफरेंस था। उनके 88 प्लस हुए, मेरे 112 नेगेटिव हुए, तो उन दोनों के बीच में 207 या 209 नंबर का डिफरेंस हो गया, तो वो तो बन गई टॉपर और मैं हो गया था। तब फिर घर की परिस्थितियों को छोड़ते हुए जो है उनको सबको मैनेज करते हुए 2017 में मुझे ऐसा लगा कि अब सारी चीज़ें वेल सेटल हो गई है, तो अब मुझे जो है वो कहीं ना कहीं खुद के जो पुराने सपने हैं वो पूरे करने चाहिए। तो फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी करी और अनफॉर्चुनेटली जो है वो उसमें नहीं हो पाया। नहीं, जैसे सर कोई बच्चा फेलियर हो जाता है, कोई सक्सेस हो जाता है, ये सब सेकेंडरी पार्ट है। अब होता है सक्सेस का पॉइंट, अगर इधर आए तो सर सक्सेस हो गए, इधर आए तो फेलियर हो गए, एक साइड गालियां पड़ती है, एक साइड तालियां पड़ती है। तो अब जो आपने बोला सर मैं यहाँ पर यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया, तो उस फेज में क्या आपको यहाँ पर फैमिली या मैं बोलूँगा कोई रिलेटिव, उनका क्या रिस्पॉन्स था कि आप गालियों के लिए थे या तालियों के लिए थे? उस फेज को कैसे यहाँ पर पूरा रिमूव किया आपने, या मैं बोलूँगा कि एक लोअर फेज आया और हर किसी स्टूडेंट के साथ में आता रहता है, उसमें आपने कैसे उस फेज को पार किया? सर मेरी नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो कभी फेल नहीं होता, या फेलियर और सक्सेस के बेहद अपन यहाँ कहते हैं कट ऑफ का एक कट ऑफ के इधर या कट ऑफ के इधर वाला हिस्सा रहता है। जिंदगी में फेलियर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ जो है वो जीवन के अंदर कुछ ना कुछ, जब भी आप करते हो कुछ काम तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और वो हमेशा जो है वो आगे आता है। नॉलेज जो है वो हमेशा काम आती है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो है वो बिल्कुल फेलियर हो। उनकी नॉलेज मेरे को यहाँ पर काम आती है, कोई ज्योग्राफी वाला टीचर या हिस्ट्री वाला टीचर या इकोनॉमिक्स वाला टीचर मेरे को बेवकूफ़ नहीं बना सकता कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो नॉलेज हमेशा काम आती है। कई बार बच्चा किसी एग्जामिनेशन के अंदर मान लो 20-30 नंबर से पीछे रह जाता है, तो नेक्स्ट वैकेंसी के अंदर जब तैयारी करता है तो एक बच्चा 0 से स्टार्ट करता है तो वो अपने यहाँ कहते हैं 40-50% से तैयारी करता है। तो फेलियर नाम की जो चीज़ है उसको वो हमेशा आती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कंटिन्यूएशन में सक्सेसफुल जो है वो रहता है। हमेशा वो फेलियर से कुछ ना कुछ सीखो कि क्या कमी रह गई है और उनको जो है वो अपने आप सुधार करो। जीवन के अंदर सक्सेस जरूर मिलती है, बहुत आसान जो है वो अपने आप रहती है। रही बात गालियाँ और तालियाँ की, तो ये आपको खुद को ये देखना है कि मेरा खुद का युद्ध है, ठीक है ना। इसका कृष्ण भी मैं ही हूँ और अर्जुन भी मैं ही हूँ, लड़ना भी मुझे है। तो उस कंडीशन में कृष्ण भगवान कहते हैं कि काम करते रहो, फल जो है वो देवदीन है। तो कंटिन्यूएशन में वर्क करते रहिए, ठीक है ना। गालियाँ और तालियाँ एक हिस्सा है जो जीवन में चलता रहता है, ठीक है ना। और सभी जनों को जवाब जो है वो अपने रिजल्ट से ही देना है और कुछ अपने कर्मों से ही देना है। तो उस कंडीशन में उसके लिए हमेशा से तैयार रहे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सोचें कि युद्ध आपका है, तो लड़ना भी खुद को है, दिखाना भी खुद को है। दुनिया तो वैसे भी देखती रहेगी और दुनिया के लिए जीने का कोई महत्व है भी नहीं, खुद के लिए जो है। नहीं, इनके बीच में एक, मैं जब आपके पुराने वीडियो देखता तो इसके बीच में या बच्चों के सामने जब होते हो तो आप एक वर्ड बोलते हो कि मेरे यूपीएससी में नहीं होने का रीज़न भी मेरे टीचर थे। हाँ बिल्कुल। तो उसके बारे में मैं कुछ किस्सा सुनना चाहता हूँ कि वो क्या ऐसा सीन था कि यूपीएससी में नहीं हुआ, टीचर गलती थे, या मैं बोलूँगा जहाँ कॉलेज में केमिस्ट्री को बहुत अच्छा कर लिया उसका रीज़न भी केमिस्ट्री अपने पास। हाँ सर, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरा कॉलेज लेक्चरर बनने का रीज़न भी मेरे टीचर्स थे और आईएएस नहीं बनने का रीज़न भी मेरे टीचर्स थे। इसका रीज़न ये है सर कि मेरे को जब मैं कॉलेज लेक्चरर बीएससी कर रहा था, एमएससी कर रहा था या नेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। उन्होंने मेरे को केमिस्ट्री की, ज़्यादातर जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो उन्होंने जो केमिस्ट्री के बिल्कुल सटीक
ठीक है ना, कंसेप्ट जो है वो समझाए कि ये जिसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहे, और वही क्वेश्चन जो है वो नेट जीआरएफ में आए, वही क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरशिप में आए, वैसे क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछे गए। तो मेरे टीचर्स ने पढ़ाते समय मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है ना। तो मैंने इंटरव्यू की तैयारी 2 दिन की थी, और कॉलेज लेक्चरशिप की इसकी एग्ज़ाम की तैयारी मैंने 8 दिन करी थी। लेकिन जब मैं यूपीएससी में गया तो यूपीएससी के अंदर जो टीचर्स बना रहे थे वो ऐसे टीचर्स थे जो कि जिन्होंने प्री निकाल दिया और उन लोगों को पढ़ने के लिए भेज दिया, ठीक है ना। तो प्री तो एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, वो तो 40% 50% में निकल जाता है, वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो उधर टीचर भी संघर्ष कर रहा था और उधर हम तो पहले से संघर्ष कर रहे थे, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं हुई, कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं हुई तो सिलेक्शन जो है वो नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन के अंदर सक्सेस के लिए टीचर का रोल जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, जैसे कि अब अपना जमाना देखे एआई आ गया है। हाँ। अब एआई के ऊपर क्वेश्चन कैसा भी पूछे उसका जवाब मिल जाता है। तो अब वो जो आपने फेस किया था, यहाँ पर फेस किया था कि भाई हाँ टीचर अच्छा नहीं मिला, तो वहाँ पर गलतियाँ अपने से भी हुई, टीचर से भी हुई, तो अपना नहीं हुआ। बट एआई के ज़माना जो आया अभी, उसमें वो वाला जो आपने प्रॉब्लम फेस की थी वो अभी बच्चा फेस कर रहा है, या एआई उसका सॉल्यूशन प्रॉपर कर रहा है? सर मुझे ऐसा लगता है कि टीचर का रोल कभी खत्म नहीं हो सकता। नहीं, वो तो नहीं हो सकता, वो तो मैं भी मानता हूँ सर। हाँ, ये जरूर है कि सहूलियत जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं एआई से आई है, एआई में काफ़ी एक्यूरेसी भी है, लेकिन जो हर एक पेपर का पैटर्न जो है वो बिल्कुल अलग होता है। आप नीट के पैटर्न को देखेंगे तो अलग होएगा, आईआईटी मेंस को देखेंगे तो अलग होएगा, आईआईटी एडवांस को देखेंगे अलग होएगा, सेकंड ग्रेड का अलग होएगा, फर्स्ट ग्रेड का अलग होएगा। तो आप एआई को जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि जब आप कोई टॉपिक लिखते हैं तो उस टॉपिक के अंदर कितना डायमेंशंस कवर करना है, कितना डायमेंशन कवर नहीं करना। मान लीजिए आप आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, आपको डायमेंशन ज़्यादा चाहिए, उसने एआई ने कम दे दिया, या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसने आईआईटी एडवांस का डायमेंशन दे दिया, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि उस एआई को भी समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं टीचर की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि आप समझ तो लेते हो लेकिन आप एक अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। जो इन्होंने पढ़ा दिया, एआई ने बता दिया, वो नॉट सफिशिएंट है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्वालिटी टीचर्स के साथ रहना चाहिए, क्वालिटी टीचर के साथ रहोगे और उसके अंदर वो टीचर ये बता दें कि ये डायमेंशन अपन को कवर करने हैं, उतने डायमेंशन अगर आप कवर कर लेते हो तो आपको सक्सेस का चांसेस जो है वो अपने आप कहते ज़्यादा होता है। हाँ बिल्कुल, जैसा सर आप तैयारी कर रहे हो, सब आपसे जो पढ़ के टीचर ही बनेंगे, तो मैं आपसे एक टीचर की डेफिनेशन जानना चाहता हूँ कि शिक्षक है क्या, उनको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है स्टूडेंट के लिए या उनके खुद के काम के लिए, कौन कौन सी ऐसी है कि उनको प्रॉपर ध्यान देना ही देना है कि वो अपना एक अच्छा, आपको खूब सारे मार्गदर्शक भी मानते हैं, आदर्श भी मानते हैं, तो वो चीज़ें सुनना चाहते हैं कि वो आप उनको बताएं, वो उनका ध्यान रखेंगे। सर एक टीचर का काम, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि टीचर का मेन काम जो है एक व्यक्तित्व, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, जिसके अंदर जो स्टूडेंट है वो कैरेक्टर वाइज भी बढ़िया रहे, वो मेंटल रूप से भी स्ट्रॉन्ग रहे। वो अप एंड डाउन्स देखो ज़िंदगी में आते रहते हैं, तो ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, उन अप एंड डाउन्स को कैसे हैंडल करें, ठीक है ना, उनको जो है उसके ऊपर भी उसका डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि बच्चे का, टीचर का ये कर्तव्य है कि बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जो फिजिकली भी हो, मेंटल रूप से भी हो, कैरेक्टर वाइज भी हो, और बच्चों को बहुत अच्छे से जो है वो इस तरह से एक्सप्लेन करें कि बच्चा डाटाफिकेशन की जगह पे कंसेप्चुअल अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा जाए, क्योंकि सिलेक्शन या चीज़ें जो है वो हमेशा परमानेंट मेमोरी की सही होती है। और जहाँ तक यह है कि कुछ इस तरीके से तैयार करें कि ये बच्चे जो आते हैं वो किसी न किसी की एसेट होते हैं। तो आपके बच्चे को भी कोई टीचर मिले तो जैसा आप उनको एसेट समझते हो वैसे वैसे आपके बच्चों को भी कोई ना कोई एसेट जो है वो अपने आप दे सकते हैं। नहीं बिल्कुल बात सही है। ये टीचर की मतलब आज की दुनिया में कई बार ऐसे टीचर बोलते भी है, जितने भी है वो बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि एग्जाम एक जंग है। और मेरे हिसाब से जंग तो अगर हार जाए तो खत्म हो जाता है, बट ये एग्जाम एक जंग की तरह मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? इस एग्जाम को एक जंग वर्ड बोलना चाहिए कि नहीं बोलना? नहीं सर, एग्जाम को एक एग्जाम तो सिर्फ 2 या 3 घंटे का होता है, ये जंग नहीं है मेरे हिसाब से। ये है भाई, अपने जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, उसमें से वो एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये कोई जंग नहीं है जिसके अंदर अपन हार जाएं या कर जाएं तो अपना सब कुछ खत्म हो जाता है। ये जंग बिल्कुल नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है ना।
एक डेवलपमेंट का प्रोसेस, जैसे आप तैयारी करने आए, मान लीजिए आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करने के लिए आए, ठीक है ना। तो जब आप आए थे तब आपको बहुत कुछ आता नहीं था, लेकिन जब आप प्रिपरेशन करके जब निकलते हो, ठीक है ना, तब आपको बहुत कुछ आता है। तो ये एक डेवलपमेंट का हिस्सा है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो उस कंडीशन में आप बहुत कुछ सीखोगे, और ये ऐसे सीखोगे जिसमें आपको कुछ स्किल्स आएंगी। कुछ स्किल्स आएंगी तो उस कंडीशंस के अंदर आप जो है वो 2 टाइम का रोटी जिसको बोलते हैं, जनरली ये जंग इसलिए सब जगह बोल देते हैं क्योंकि ये हो गया तो 2 टाइम की रोटी जो है वो आसानी से मिल जाएगी, इस वजह से बहुत चीज़ें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्किल्स सीखोगे तो ये 2 टाइम की रोटी की लड़ाई जो है वो नहीं होगी। जैसे मैं फर्स्ट ईयर वालों को तो कहता ही हूँ कि ये जो कोचिंग है फर्स्ट ईयर वाली अपनी, वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है ना, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। पहले सिलेक्शन हो गया तो गवर्नमेंट जॉब लगी गई, नहीं तो आप इतना कुछ सीख जाओगे कि आपको 2 टाइम की रोटी की लड़ाई जो है वो जिंदगी में कभी नहीं होगी। आप हमेशा जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि आप आसपास के जितने भी एरिया में लोग आपके किसी केमिस्ट्री बताने वाला जो है वो पर नहीं रहेगा, ठीक है। वो भी, और एक पापा भोजनालय वाला, वो क्या है? वहाँ पे भोजनालय वाला जो सीन है सर, वो ऐसा ये है कि अब क्या ना, ज़्यादातर जने मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर जो है वो आता है। अब मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर क्या होता है कि अच्छा, पेरेंट्स की भी गलती नहीं है। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई अच्छा है ना, हमारे पास इतने एसेट नहीं है कि अपन बच्चे को ज़िंदगी भर जो है वो खिला सकें, या फिर अपने पास इतने एसेट नहीं है कि अपन उनको बिजनेस करा सकें। तो उस कंडीशन में उनको लगता है कि हमारे बच्चे की गवर्नमेंट नौकरी लग जाए तो वो ठीक रहता है। तो होता क्या है कि जो अपने पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, वो पेरेंट्स लगभग 20-21 साल की उम्र में, 18 साल 20 साल 21 साल की उम्र में कमाने लग गए थे। आज LKG UKG वगैरह ये बहुत कुछ हो गए, तो बच्चा 25 साल के तो उसकी बेसिक क्वालिफिकेशंस जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं PG और BEd वगैरह जो है करता है। तो पेरेंट्स को लगता है कि 21 साल तो हम कमाने लगे, 25 साल तक तो अभी एजुकेशन ही हो रही है। फिर पेरेंट्स उसको जो है वो तैयारी करवाते हैं, और तैयारी कराने के दौरान क्या होता है कि कई बार उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो जब तक पिताजी खाना खिला रहे हैं तब तक वो बापू भोजनालय है, ठीक है ना। कई बार पापा जी का सब्र का मान टूट जाता है, और टूटने के बाद ये कहते हैं कि तू कल से जो है वो कमा, मुझे कोई मतलब नहीं है तेरी, तू जाने वो तेरा काम जाने, मेरे को तो जितना पढ़ाना था उतना पढ़ा लिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई वो बाबू भोजनालय मत गए, उससे पहले अच्छे से पढ़ के सेलेक्ट हो जाओ, या फिर अपने अंदर इतनी स्किल ले लो कि बाबू भोजनालय अगर मत हो जाए तो एकदम से हक्का बक्का नहीं रहे। क्योंकि बापू भोजनालय का पिताजी का जो बात होता है ना, सब्र का वो एकदम से टूटता है। और खास तौर से रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद, 5-7 दिन तक तो वो इंतजार करते हैं कि इसको जो है वो चिंता नहीं हो, ये सुसाइड नहीं कर ले या वगैरह वो नहीं कर ले। फिर एकदम से उनको लगता है माहौल नॉर्मल हो गया, फिर वो उनके भड़ास निकालते हैं कि तू है जो है ना क्या है। तो ये चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ के लिए तैयार है। तो जब भी आप पढ़ें तो अपने अंदर एक स्किल ऐसी डेवलप कर लें जिससे आपको विपरीत परिस्थितियों के अंदर इकोनॉमिक रूप से क्राइसिस में नहीं आए। क्योंकि अगर इकोनॉमिक रूप से अगर आप क्राइसिस में नहीं आए ना, तो इस दुनिया को सबको आप जो है वो हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर इकोनॉमिक रूप से आप क्राइसिस में आ गए तो हैंडल करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है, क्योंकि माता लक्ष्मी से 99.99% काम जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। ये भी सर, जैसे कि बच्चे हैं और एक पेरेंट्स है, अब जो अपने पास जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, वो जेन जी जनरेशन है, मतलब जो 1998 के बाद हुए जेन जी जनरेशन, और उनके पेरेंट्स हैं वो उनसे पहले के। तो मोटा मोटा सा फर्क आता है, क्योंकि बच्चा आज बार कई बार ऑनलाइन कोर्स लेके बैठा है, फोन चला रहा है, फिर उसके पेरेंट्स बोलते हैं भाई हमारे टाइम की सुविधाएं नहीं थी। फिर भी हमने जो गवर्नमेंट सेलेक्टेड टीचर है उनके बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो बोलते हैं हमारे पास तो सुविधा नहीं थी, फिर भी हमने कर लिया, और तुम्हारे पास सुविधा, सब सुविधा होने के बावजूद यहाँ पर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। उनके लिए, उन पेरेंट्स के लिए, या जो अपने पास सेलेक्टेड है या जिन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया पेरेंट्स ने, वो हर बार बच्चों की तरफ ताना मारते रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं होने के बावजूद हमने सब कुछ कर लिया है, और आपके पास सब कुछ होने के बावजूद नहीं। तो इस टाइम पे ये दोनों अलग अलग जोन है, उसमें उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहूँ? सर जनरेशन गैप तो है इसमें, लेकिन मैं उन पेरेंट्स को आईना भी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपके समय जो है वो इतना कॉम्पिटिशन्स नहीं था। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि आपके टाइम्स जो है वो आप कोई भी डिग्री करते थे, ठीक है ना, और रोजगार कार्यालय डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रोजगार कार्यालय होता था, तो उस रोजगार कार्यालय के अंदर आप अपना फॉर्म भर के आते थे कि मेरी ये क्वालिफिकेशन और मेरी ये डिग्री है, तो उसके 3 महीने 4 महीने बाद अपने आप नौकरी जो है वो अपने यहाँ पर कहते हैं आ जाती थी घर पे, ठीक है।
तो कहने का मतलब यह है कि जो 90s के अंदर जो है वो लगे हैं, जैसे 89 के आसपास 87 के आसपास जो पेरेंट्स लगे, तो उस समय तो रोजगार कार्यालय के अंदर फार्म भरते थे और नौकरी कहीं भी आ जाती थी। कई बार आपने सुना होगा कि दादी वगैरह बोलती होंगी कि क्या जो है ना, मैं तो आटा गूंद रही थी जितने में डाकिया आया और डाकिया ने बोला कि आपको बधाई हो, ठीक है कि इसमें लग गए वो लग गए। तो वो ज़माना जो है वो बिल्कुल अलग था, ठीक है। 89 के अंदर उसमें कॉम्पिटिशन था नहीं, उसमें लिमिटेड सीटें होती थी बीएड की या फिर जगह एसटीसी की, सब जगह वो करते थे और नौकरी लग जाती थी। फिर बीच का एक फेज आया, अपन यहाँ पर कहते हैं कि जो पेरेंट्स दूसरे वाले हैं जो 2003 के आसपास लगे, तो उस समय सर टीचर्स की थर्ड टीचर्स वगैरह की बल्क पोस्टिंग आई थी 40-40 हज़ार की, जो घनश्याम तिवारी जी जो थे। तो इतने ही बीएडदारी थे और इतने ही जो है वो सारी चीज़ें थी, जनसंख्या भी कम थी, तो उस कंडीशन में पेरेंट्स की नौकरी लगना जो है वो यहाँ पर कितना आसान था। अब धीरे धीरे उतनी पोस्ट भी नहीं आ रही है, कर रही है, बच्चों के अंदर अवेयरनेस भी बढ़ी है, सारी चीज़ें बढ़ी है, तो पेरेंट्स को यह है कॉम्पिटिशन्स बढ़ा है। आपके समय के अंदर कॉम्पिटिशन इतना नहीं था, आपके अंदर डिग्रियां भी लिमिटेड होती थी, तो नौकरी लगना कंपेरेटिवली आसान था। अब जो है वो अपने यहाँ कहते हैं तो बच्चों को साथ अटैच रहें, बच्चों के साथ अटैच रहेंगे तो बच्चों को साथ खड़े रहेंगे तो बच्चा जरूर सेलेक्ट करेगा। बिल्कुल बात सही है। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसा एक बच्चा हार्ड वर्किंग तो खूब करता है और हार्ड वर्किंग करते हुए वो सक्सेस तक नहीं पहुँचता, उनके बीच में कोई ब्रिज होता है या कुछ ब्रिज वगैरह नहीं होता है हार्ड वर्किंग से सक्सेस के बीच का? सर अब हार्ड वर्किंग से ही सक्सेस जो है वो अपन यहाँ पर नहीं मिलती। हार्ड वर्किंग में तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो सुबह से लगा कर एक किताब लेके बैठा है और किताब लेके बैठा तो उस किताब का पूरा का पूरा छाप दिया, ठीक है ना, तो वो नहीं है। यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्किंग करनी होती है कि कम से कम समय में कुछ ऐसा टीचर मिल जाए, ठीक है ना। मुझे टीचर का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है लिटरली। अगर मैं ऐसा नहीं कि मैं एक टीचर हूँ इस वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि IAS नहीं बना, उसका भी टीचर का रोल है और कॉलेज लेक्चर होना तो भी टीचर का रोल है। जो स्टूडेंट अपने यहाँ पर कहते हैं सुबह से शाम तक ये किताब लेके बैठा है और उस किताब में एज इट इज छाप लिया, ठीक है ना, उसमें 10 घंटे काम किया एक किताब पे, फिर उसी टॉपिक को जो है या फिर मान लीजिए 2 घंटे एक टॉपिक को एक किताब में काम किया, फिर उसी टॉपिक को वो दूसरी किताब से 2 घंटे पढ़ेगा, फिर तीसरी से पढ़ेगा, फिर चौथी से पढ़ेगा, फिर चारों को लिखने की कोशिश करेगा तो पता चले चारों को लिख दिया और हर एक किताब में तो इतना सा लिखा था और उसमें इतना सारा जो है वो लिख दिया। तो जो 8 घंटे वो काम करता है टीचर उसी को ये आधे घंटे में करके दे देता है कि भाई ये कंसेप्ट है और इसमें ये क्वेश्चंस आता है वगैरह और ये करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बुक के अंदर कंसेप्ट तो लिखा होता है पहले और फिर क्वेश्चन मल्टीपल जो है वो अपने यहाँ पर कहते हैं कंसेप्ट से मिला के आता है, तो बुकिश लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप स्मार्ट वर्क करें, सिर्फ हार्ड वर्क से चीज़ें नहीं होगी। आप ऐसे टीचर से पढ़ें जो कि जिनको एक्सपीरियंस हो, ठीक है ना, जिनको डेप्थ नॉलेज हो और डेप्थ नॉलेज हो और वो आपको मल्टीपल चीज़ बता दें कि इसको ऐसा पूछे तो ऐसा करना है, ऐसा पूछे तो ऐसा करना है, ऐसा पूछे तो ऐसा करना है, और वो फिर जो है वो आप जाके कर लो तो उस कंडीशंस के अंदर जो है। ये राइट टॉपर की भी हो सकती है, तो टॉपर कैसे बना जाता है? टॉपर यही करता है कुछ और करता है टॉपर? जैसे आपने भी नेट जेआरएफ में अच्छी रैंक थी आपकी भी, हाँ, तो टॉपर कैसे बना जाए? टॉपर बनने के लिए सर सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है टॉपर कहते हैं या सक्सेस के लिए ये कहते हैं, मुझे लगता है उसके कुछ स्टेप्स हैं। और स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है सही टीचर का सिलेक्शन, ठीक है ना। टीचर्स के रिव्यू देखें करें, टीचर से आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत कुछ जो है वो क्लासेज आने लग गई, तो उसको देखें और उसके अंदर भी मल्टीपल टॉपिक्स देखें, उनके मल्टीपल चैप्टर्स देखें, उनका पता चले किसी को एक ही टॉपिक आ रहा है, कोई एक ही टॉपिक आ रहा है और फिर बाकी के अंदर साफ हो गया, ठीक है ना। एक महीने का? हाँ, 1 महीने का एक टॉपिक जो है, तो बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो देखें। जैसे केमिस्ट्री में है तो 5-7 जो है वो अपने यहाँ पे कहते हैं इसको ऑर्गेनिक भी टच कर ले, इनऑर्गेनिक भी टच कर ले, फिजिकल भी टच कर ले, ठीक है। फिजिक्स में है तो 11 टच कर ले, 12 टच कर ले, ग्रेजुएशन टच कर ले, MCQ किस तरीके से कराते हैं उसको जो है वो टच कर लें। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर कहते हैं टीचर सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा समय जो है वो अपने यहाँ पर कहते लगाना चाहिए, ठीक है ना। बाकी किसी में लगाओ या नहीं लगाओ, ठीक है ना। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मैं काम करने से पहले 100 बार सोचता हूँ, काम स्टार्ट करने के बाद मैं नहीं सोचता। तो ऐसे कैसे टीचर सिलेक्शन के लिए 100 बार सोच रहे हैं, ठीक है ना, कि मेरे को किससे पढ़ना है। टीचर जब सेलेक्ट हो जाए तो फिर सोचना बंद कर देता है, ठीक है ना। तो सबसे काम इंपॉर्टेंट है टीचर का सिलेक्शन। टीचर आप बहुत अच्छा सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद क्या होता है कि आप क्लास के अंदर बैठे
चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हैं या ऑफलाइन ले रहे हैं। तो आपके आंखें देखनी चाहिए, कान सुनने चाहिए, दिमाग एनालिसिस करना चाहिए कि टीचर ने जो बोला है वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इसका क्या मीनिंग होता है, इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आया, ये स्टेप कैसे आया। तो ये जो पता चल जाता है, दिमाग एनालिसिस करता है, तो आपको चीज़ें कंसेप्चुअली क्लियरिटी हो जाती है। लिटरली मैं बता रहा हूँ सर कि 1.5 घंटे की अगर क्लास है ना, तो घर पे उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करने में मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते। हाँ, ये बात है। ठीक है ना, और ये आप भी बहुत अच्छे से जो है वो अपने यहाँ पे कहते जानते हैं। तो अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जीके, वीके सब मिलाए तो अपने यहाँ पर कहते हैं कि जो दिन में पढ़ाया है उस पढ़ाए हुए को जो है वो मुश्किल से बच्चा 1.5 या 2 घंटे में रिवाइज कर लेता है। अगर रोज का रोज अगर आप ऐसे रिवाइज कर लेते हो, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में दिमाग में चीज़ें सेट जो है वो अपने आप में जल्दी होगी। फिर क्लास में उसके बाद रिवाइज करने के बाद उसको लिख लिख के याद करो। एक रफ कॉपी लाओ, 2 रुपए का पेन या 3 रुपए का हो गया होगा आजकल, उसको लेके आओ और उधर पढ़ा, और बिना देखा देख जो है वो बिना सुंदर राइटिंग के उसको जो है वो लिख लो, ताकि दिमाग को याद होना चाहिए। ठीक है ना, कि भाई मैं क्या लिख रहा हूँ, ये हो गया। फिर चेक करो कि हाँ एवरीथिंग इज ओके, ये सही किया, आगे बढ़ गए। तो उससे क्या ना कि दिमाग के अंदर चीज़ों के अंदर परमानेंट मेमोरी चल जाएगा। परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले टीचर का सिलेक्शन हो गया, फिर क्लास में ईमानदारी से बैठ गए, घर पे रिवाइज करके लिख के याद कर लिया, 3 स्टेप होगी। फिर उसके बाद चौथे स्टेप के अंदर आप जाओ प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट कर लिया, ठीक है ना, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जहाँ पर भी डाउट अपने टीचर्स को पूछिए। 5वां स्टेप है आपका टेस्ट लेना। ईमानदारी से टेस्ट है, किसी भी टेस्ट को मिस ना करें, नंबर आए नहीं आए। कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है, क्योंकि आपको 50 साल भी देते हैं एक छोटे से सिलेबस को करने के लिए, फिर भी वो जो है वो अपने आप में याद नहीं होगी। टेस्ट लें ईमानदारी से, और ये प्रोसेस पूरे साल भर चलाते रहे। और पेपर में तो क्या है, कभी एक बार फॉर्म डाला, एडमिट कार्ड आ गया, एग्जाम देने गए, एक कागज का पन्ना है, ठीक है ना, उसके अंदर सामने ऑप्शन आंसर पड़ा है, ठीक है ना, उसको पढ़ के जो है वो टिक ही लगाना है। और जैसे लिटरली मैं बताऊँ कि आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको परमानेंट मेमोरी उसका आंसर देती है, ठीक है ना। तो परमानेंट मेमोरी आंसर देते टिक लगाना है, गोले बढ़ने हैं और घर आके मजे करना है। सिलेक्शन हो गया है, चलो एक दिन रिजल्ट आएगा कि डबल में सिलेक्शन हो गया, फिर आपको लगेगा मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा हैं, तो जब बहुत ज़्यादा हो गया तो आप डबल बन गए, ठीक है ना, और कुछ और ज़्यादा होता आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है ना। बस इतनी सी कहानी है, बाकी चाहे वो जंग वंग वाला जो सीन है वो कुछ नहीं है। ये बच्चों को जो है वो डिमोरलाइज करने वाला है कि तुम इसमें नहीं हुए तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ज़िंदगी कभी नहीं रुकती, ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है। नहीं सर, जैसे आप सेलेक्ट हुए थे, सबसे ज़्यादा आपके घर में खुश कौन था? सबसे ज़्यादा पापा भी खुश थे, मम्मी भी खुश थे, जो है ना। कि एक्चुअली मैं सर बताऊँ ना आपको कि मैं इंटरव्यू दे के आया था ना, तो इंटरव्यू दे के आने के बाद मेरे पापा, मेरे भाई और मेरे दादाजी के छोटे भाई जो है वो आरपीएससी के अंदर बैठे थे। तो पापा ने, मैं खुश हो गया था, तो पापा ने पूछा कि कैसा हुआ इंटरव्यू। तो मैंने उनको कहा कि वो बोल रहे थे कि आप आगे आगे जाओ, आगे पीछे जॉइनिंग लेटर भेज रहे हैं। मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि ये मेरा सिलेक्शन जो है वो जरूर होगा। अच्छा, हमने आरपीएससी के, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आरपीएससी के इंटरव्यू में कौन बैठते हैं और कौन नहीं है। 2 बीच में मेंबर बैठे थे, वो बाद में पता चला, और साइड में एक्सपर्ट बैठे थे। मुझे ऐसा लगा कि सारे एक्सपर्ट ही बैठे होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहला था और कभी किसी ने कुछ दिया भी नहीं, बताया भी नहीं था। और हमारे ज़माने में ये यूट्यूब भी नहीं हुआ करते थे। तो आरपीएससी के चेयरमैन से मेरे को ये, चेयरमैन का मतलब जो मेंबर थे, उन्होंने मेरे को ये कहा कि उन्होंने एक बोर्ड था, उस बोर्ड के अंदर मेरे को कोई चैप्टर पढ़ाने के, मतलब टॉपिक पढ़ाने के लिए दिया था, और मैं आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था उस समय। तो मुझे बोला कि आपकी क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं? मैंने कहा 50-60 सर। फिर उसके बाद बोले कि आप ऐसे ही लिखते हो क्या? तो मैंने कहा सर आपका चौक और बोर्ड दोनों ही खराब है। एक्चुअली सर मैं उस समय का जो था, अब तो आरपीएससी ने बहुत सुधार कर लिया होगा। उस समय ऐसा सीन था कि वो बोर्ड था ना, उस बोर्ड पे पपड़ियाँ निकली हुई थी, और चौक जो है वो कुछ ऐसी थी कि उसमें एक लेटर लिखे ना तो वो चौक खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने कहा यार ये एक रिएक्शंस को पढ़ाने के लिए जो है वो मुझे लगभग 4 चौक काम में लेनी पड़ी, ठीक है ना। तो फिर आरपीएससी ने उन्होंने मेरे को ये कहा, लास्ट में कहा कि रुको। मैंने कहा हाँ यस सर, वो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा। तो मुझे ये समझ में आ गया कि इन्होंने मेरे को जो है वो फ्यूचर के लिए सजेशन दिया है,
तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो आकाश में पढ़ा रहा था, भाई साहब आए थे, मंगलवार का इंटरव्यू था, गुरुवार को आना था लेकिन आया नहीं, शुक्रवार को आना था, भाई साहब बात करे थे, मेरा रिजल्ट आ गया, बोले कि हाँ, मैं हो गया, बोले हाँ हो गया। मतलब पापा भी खुश थे, मम्मी, जाहिर सी बात है पिता को तो खुशी होती है सर इसके अंदर जो है। सर मैं बोलना चाहता था कि जैसे आज की फ्यूचर जनरेशन जो आ रही है, ये क्या होती है कि एक सुंदर कन्या के चक्कर में पड़ जाते हैं, उससे उनके कई बार रिजल्ट में फर्क भी आता है, कई अगर सपोर्टिव मिलते हैं तो उनका सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांस मिल जाते हैं। तो ऐसा आपकी लाइफ में कभी हुआ था जैसे मनोज IPS की ज़िंदगी में प्रिपरेशन के टाइम में श्रद्धा की एंट्री हुई थी, ऐसा आपका कुछ हुआ था? नहीं सर, ऐसा मैंने आपको कहा ना कि कैरेक्टर वाइज जो है वो अच्छा होना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। ऐसी कोई श्रद्धा तो हमारी ज़िंदगी में नहीं है, हमारी ज़िंदगी में तो सोनू जी है जो बहुत सफिशिएंट जो है वो अपनी आमद कहते हैं, और शायद उन्हीं की किस्मत होएगी जो सारी चीज़ें जो है वो अपनी आमद। शादी गवर्नमेंट जॉब सब एक ही साल में हुए ना? नहीं सर, मेरी आपको बता दूँ, मैं पश्चिमी राजस्थान का हूँ जहाँ पर लड़के से ज़्यादा जो है वो लड़के की फैमिली को महत्व दिया जाता है, खासतौर से जीन्स को महत्व दिया जाता है। तो जब मेरी PG चल रही थी, 2010 का मैं PG हूँ, 2009 की मेरी JRF है, और 2009 में मेरी सगाई जो है वो हुई थी, शादी तो मेरी 2014 में हुई। नहीं, ज्वाइनिंग और शादी? हाँ, ज्वाइनिंग 2013 में सिलेक्शन हो गया था, 24 जनवरी को जो है वो ज्वाइनिंग हुई थी 2014 को, और 7 जुलाई 2014 को मैरिज जो है मतलब 2014 तो मतलब ये जो जनरेशन अभी ट्रैक में आ जाती है उनको सुंदर कन्या वाले से बचना चाहिए या कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका टारगेट जो है वो अपनी यहाँ पर कहते क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका टारगेट जो है वो क्या है, ठीक है ना। और आपका टारगेट ये है कि मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे इस प्रोफेशन के अंदर आगे बढ़ना है, तो वो टारगेट्स जो है वो अपने यहाँ पर कहते हैं कि कवर कर लो। ये तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, इनसे रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनसे रेस्ट्रिक्ट नहीं होगे तो आप 6 महीने में जो काम कर लोगे, 1 साल में काम कर लोगे, उसको हो सकता है आपको 3 साल जो है वो लग जाए, ठीक है ना। आप फर्स्ट रेट की मान लीजिए फर्स्ट रेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इन चीज़ों की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 3 साल बाद आप जो है वो थर्ड ग्रेड में सेलेक्ट हो गए, और अगर आप फर्स्ट रेट हो जाते हैं तो थर्ड ग्रेड और फर्स्ट रेट में सिर्फ सर आपको पता है 18 साल का बनेगा। अच्छा, मतलब थर्ड ग्रेड टीचर पहले 9 साल में सेकेंड ग्रेड बनेगा और 9 साल के अगले 9 साल के अंदर वो फर्स्ट ग्रेड बनेगा। अच्छा, तो 18 तो वो और 3 वो, तो आप अपने जीवन के 21 साल जो है वो खराब कर दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने कर्तव्य जोन पे चल रहे हो तो जब तैयारी करने के लिए आए हो तो तैयारी करें, बाकी की चीज़ें तो ये सामाजिक काम है, ठीक है ना। घर वाले जो है वो बहुत अच्छे से लड़का भी ढूंढ लेंगे और लड़की भी ढूंढ लेंगे, और वाइफ और गर्लफ्रेंड में बहुत फ़र्क होता है। वाइफ होती है, ठीक है ना, जो सुख दुख में साथ निभाती है। गर्लफ्रेंड साथ निभाए क्या ना निभाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो ज़्यादा साथ निभा लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो अपने आप के तैयारी करो तो जम के तैयारी करो, वही ज़्यादा जो है वो नहीं सर, कभी वो डिमोटिवेट वाला फील जाता है और कोई अपने अच्छे से बात कर ले और बच्चा वहाँ ट्रैक में आ जाए, तो मेरे हिसाब से जब डिमोटिवेट होते हैं तब उनकी सलाह लेनी चाहिए, उनका निर्णय लेना चाहिए। ना तो सर किसी की सलाह लेनी चाहिए ना किसी का निर्णय लेना चाहिए, ये मोटिवेशन का एक वेव की तरह चलती है। कभी आप जो है वो बिल्कुल मोटिवेट रहेंगे कि फोड़ डालेंगे फाड़ डालेंगे हमारा सिलेक्शन, फिर आप 5 दिन नहीं पढ़ते हो तो आप जो है वो नीचे आ जाते हो, बोले हमारा ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। फिर जब ऐसा जोन आए ना, जब आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाओ, कुछ नहीं, चुपचाप जो है वो 4 दिन पढ़ते रहो, 4 दिन पढ़ोगे सिलेबस कवर में आएगा, अपने आप जो है वो मोटिवेशन आ जाएगा, ठीक है ना। ये झूठा जो मोटिवेशन है जो अपने आप कहते कोई टीचर दे देता है या कोई और कुछ दे देता है, ये नहीं, ये मोटिवेशन आना चाहिए दिल से, ठीक है ना। आग लगनी चाहिए कि मेरे को जो है वो सिलेक्शन जो है वो अपने यहाँ पर कहते हैं कि मेरे घर वाले बड़े मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, और मुझे जो है वो इन चीज़ों के बारे में जो है वो अच्छे से पढ़ के सेलेक्ट होना है, वही जो है वो सच्चा मोटिवेशन है। मैं बताता हूँ, एक बार एक स्टोरी हुई थी। अच्छा, एक कॉलेज के अंदर कोई मोटिवेशन देने के लिए जो है वो गए थे और बच्चे जो है वो सारे थे, और जो मोटिवेशन देने वाले थे वो बाहर आके जो है वो सिगरेट जो है वो पीने लग गए, ठीक है ना। तो उनमें से कुछ कैंडिडेट बाहर आए और कुछ कैंडिडेट बाहर आने के बाद ये बोले सर आप सिगरेट क्यों पी गए, वो भी तो आपने मोटिवेशन दिया।
अरे बोले यार जीवन के अंदर बहुत टेंशन है यार है जो है तो बोले अंदर तो स्ट्रेस रिमूविंग का अरे बोले वो तो ऐसे ही है, सिगरेट इसलिए पीनी पड़ रही है, पिछले साल की भी पेमेंट बाकी है, अच्छा ठीक है ना, इंस्टीट्यूशन वाले दे नहीं रहे हैं, हाँ। तो बहुत स्ट्रेस है वगैरह। तो मतलब कहने का मतलब है कि वो स्पीकर मोटिवेशन तो दे रहे थे, स्ट्रेस फ्री के ऊपर लेक्चर दे रहे थे, ठीक है ना, लेकिन वो खुद स्ट्रेस फ्री नहीं थे। तो मोटिवेशन जो है वो दिल पे आना चाहिए, दिल से आना चाहिए, और मोटिवेशन लाने की कोई चीज़ नहीं आती। आप अपना काम करते रहो, दिन के टारगेट्स पूरे करते रहो, टेस्ट देते रहो, करते रहो, टेस्ट में मार्क्स आएंगे, अपना मोटिवेशन हो जाएगा। टेस्ट में मार्क्स नहीं आए तो ये सोच गए कि अगली बार अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो अपने आप जो है वो चीज़ हो जाए। बाकी ये वेव के फॉर्मेट में चलता रहता है। तो मतलब ये भाई जब डिमोटिवेट हो तो ना ही निर्णय लेना दूसरों का, ना ही सलाह लेना, ना कुछ नहीं। और इसमें साथ अगर जोड़ा जाए ज़्यादा खुश भी हो जाए तो किसी से वादा भी नहीं करना। हाँ नहीं करना, ये तो देखो गलत है जो है ना। कृष्ण भगवान जो है वो गीता के अंदर ये कहते हैं कि आपका जो है चयन जो है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कभी कर्ण से यही कहा था कि आप ऐसा कोई वादा न करें जिसको जिंदगी भर चाहे वो निभाने के लिए पछताना पड़े। या भीष्म पितामह जो थे उन्होंने जो है वो वादा कर दिया कि मैं हस्तिनापुर की हमेशा रक्षा करूँगा। उस रक्षा के चक्कर के अंदर जो है वो अपने आप में कहे कि यह था कि करो गलत है, फिर भी उनका साथ जो है वो अपने आप में कहते दे रहे थे। तो जीवन के अंदर जो है वो तोल मोल के जो है वो चीज़ें चलो। दुखी हो तो भी ऐसा कोई चीज़ मत करो कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा और वो करूँ। खुश हो तो भी ऐसा नहीं कि जो है वो अपने आप में कहते ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मतलब ऑल ओवर ये तीनों बातें हो गई कि अपने पास ज़्यादा खुश हो तो वादा नहीं करना है, हाँ। दुखी हो या गुस्सा हो तो शांत रहना है, हाँ। और अगर मैं बोलूँगा डिमोटिवेट हो तो ना ही किसी का निर्णय लेना है, ना ही किसी की चुपचाप बढ़ते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर दिक्कत हो ना तो सो जाओ। मैं जो मैं मेरा खुद का बताता हूँ कि अगर मैं कभी ऐसे जोन में आ जाता था, ठीक है ना, तो मैं कुछ नहीं करता था सर, मैं दबा के मैं खाता था रोटी, ठीक है ना, दबा के रोटी खाता था और सो जाता था, ठीक है ना। फिर उठता था तो बिल्कुल फ्रेशनेस महसूस होती थी, या फिर कोई मूवी देख के आ जाता था, ठीक है ना। ये कुछ नहीं बच्चों मोटिवेशन डिमोटिवेशन सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हार्मोनल चेंजेज है, ठीक है ना। अगर जब भी मैं बताऊँ ना डिमोटिवेट हो जाओ, दबा के रोटी खा के सो जाओ, वापस उठोगे ना तो हार्मोनल बैलेंस हो जाएंगे। बेसिकली न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है ना, तो बैलेंस हो जाएंगे तो वापस से चीज़ें हो जाएगी। मूवी देख के आ जाओ, कुछ हल्का में महसूस करो, या फिर सबसे बढ़िया एक और चीज़ करो, आप जिस भी भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जो है वो अपने ईसा मसीह को मानते हो, कृष्ण भगवान को मानते हो, राम जी वगैरह जो भी जो है, चुपचाप जो है वो अपने आप में आंखें बंद करो और ऐसे अंगुली करो और 20 मिनट तक जो है वो उनका नाम जो है वो अपने आप कहते हैं कंटिन्यूएशन में जपते रहो, ठीक है ना। 20 मिनट आधा घंटा जो भी है, जितने भी भगवान जी का करते हो तो सबका नाम ले लो। आधे घंटे तक या 20 मिनट तक करोगे तो आपका सारा हार्मोन बैलेंस हो जाएगा और अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे और वापस से चीज़ों के ऊपर लग जाए, ठीक है ना। तो ये जो है चीज़ें ये बिल्कुल गलत ट्रैक के अंदर है मेरे, ठीक है ना। सर इतना ये भी बता दीजिए कि जब आप बात करते हो मतलब ये चेहरा कितना ग्लो कर रहा है, इस ग्लो का रीजन क्या है? नहीं वास्तविक है ना, वास्तविक इसका ग्लो का रीजन क्या है? सर वो भगवान की दया से मैं पानी खूब पीता हूँ, ठीक है ना। पानी खूब पीता हूँ और सोनू जी बहुत अच्छे से खिलाती पिलाती है, और बाकी जो है वो इंस्टीट्यूशन में आप जैसों का साथ जो है वो हमारे यहाँ पे कहते हो जाता है, जो सुबह से लगाकर रात को सोने तक का जो है वो अपने यहाँ पर कहते हैं। तो सब जगह इतनी पॉजिटिवनेस रहेगी, घर पे भी बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है, बच्चे हैं, आप भी हो, और बाकी जो इंस्टीट्यूशन में भी बहुत अच्छे से जो बच्चे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो उस कंडीशन में जो है वो भगवान इस ग्रह को बरकरार रखें, ठीक है ना। सर ये भी देखा है बस शांत नेचर बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब कोई जब आपके फेवर में कोई कंडीशन नहीं होती है या किसी को आपने काम दिया है वो प्रॉपर नहीं भी कर रहा है, फिर भी उस फेज में आप कैसे शांत रहते हो वो थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ। सर मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना, हमेशा एक पैकेज आता है। आप किसी से शादी करते हो तो भी उसके अच्छे बुरे जो है वो आते हैं, आप किसी टीचर को लेके आते हो तो उसमें भी कुछ अच्छा ही होती है, कुछ बुरे होते हैं, कुछ हमारे यहाँ में कहते हैं एम्प्लॉयज होते हैं, वो भी जो है उसके भी अंदर पैकेज होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो काम अपना 80% रूप से अगर अच्छा कर रहा है या 90% रूप से अच्छा कर रहा है तो उसको 10% अगर वो कुछ
कुछ गलत कर भी ले या 2% गलत ह्यूमन माइंड से गलतियाँ हो जाती है, तो उसके अंदर उसको जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि पनिश भी करना जो है वो ठीक नहीं है, उसको समझाना जो है वो होता है। गलतियाँ सबसे होता है, इंसान जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि परफेक्ट तो होता नहीं है, गलतियों का पुतला है वैसे है बेसिकली। तो चीज़ों को जो है वो समझने की होती है कि अगले व्यक्ति का इंटेंशन जो है वो गलत करना नहीं था, वो गलती से हो गया। जैसे कई बार गोकुल जी जो है क्वेश्चन इससे लेने होते हैं और क्वेश्चन कई बार से ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अपन यहाँ पर कहते हैं, मान लीजिए कई बार हो जाता है कि ST 11 से लेते हैं और ऊपर कुछ और लिखा है, अंदर कुछ और लिखा है, गलती हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट नंबर 11 से क्वेश्चन लेने हैं और टेस्ट नंबर 12 से ले लिए, ठीक है ना। तो हो जाती है, तो गलतियों का पुतला है। तो मुझे ऐसा लगता है अच्छाइयों पर फोकस जो है वो करना ज़्यादा ठीक रहता है बनिस्बत गलतियों, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप गलतियों से ऊपर फोकस करोगे तो आप जीवन में किसी के साथ रिश्ते मेंटेन नहीं कर पाओगे, और अगर आप अच्छाइयों पर फोकस करोगे, ठीक है ना, तो अपन यहाँ पर कहते हैं कि चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर से हो सकती है। फिर दूसरी चीज़ है कि जीवन में बहुत से ऐसी कंडीशंस देख ली, ठीक है ना, तो उससे ऐसा लगता है कि अब ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, अपनी विशेष चीज़ जो है वो अपने यहाँ पर करते हैं। सो कभी आपका ऐसा फेज आया कि जब कोई भी साथ नहीं था, जब ना ही कोई मतलब अपना जो खास बोलने वाला था मित्र वो भी नहीं था, या कोई कंडीशन ऐसी हुई जहाँ पर फैमिली में आपको सपोर्ट नहीं किया, ऐसा कभी फेज आया? हाँ सर, ऐसा फेज आया है खैर घटना, और ये हर किसी के जीवन में आता है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि अपन यहाँ पर कहते थे कि भाई ऐसा फेज जरूर आएगा आपको जीवन के अंदर कभी कि आप अकेले रह जाएंगे और कोई आपने जिनका साथ दिया है वो आपका साथ नहीं देंगे। फैमिली भी जो है, जैसे बापू भोजनालय का बंद होना भी उसमें से एक हिस्सा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें सर आपको स्ट्रॉन्ग ही बनाती है। मेरी ऐसा फेज जो है वो 2017 से लगाकर एक फेज नहीं सर, लॉन्ग ईयर आया था। 2017 से लगाकर 2023-24 तक जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं ऐसा ही कुछ फेज था जिसके अंदर किसी ने साथ नहीं दिया या कुछ, लेकिन यह है कि चलते रहे, लड़ते गए जीवन से और करते गए, उससे इतना स्ट्रॉन्ग बन गए कि इसी वजह से जो है आप ये कह रहे हो ना कि आप शांत रहते हो, तो शांत रहने का रीज़न यही था कि जब ऐसा लॉन्ग फेज जब आप देख लेते हो, कर लेते हो, तो फेज तो विशेष फर्क जाता है। इस फेज के बीच में फिर आपने 2018 में शायद ये कोचिंग ओपन करने का सोचा था, इस चलते हुए फेज के बीच में सोचा था? हाँ सर, जब सोचा था कि क्या जाना कोचिंग जो है वो अपन यहाँ पर स्टार्ट करें, जब ये फेज देखो, जब ये फेज आता है ना सर, तो उस फेज को सही करने के लिए आदमी हाथ पैर मारता है। तो वो कोचिंग स्टार्ट करने का जो हाथ पैर मारने का रीज़न भी यही था, क्योंकि उस फेज के अंदर मुझे ऐसा लग गया कि इकोनॉमिक रूप से जो है वो स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए ये जो है यही एक फेज था जिसने मेरे को ये सिखाया कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपका खुश रहना, दूसरा इम्पोर्टेंट है आपका स्वस्थ रहना, तीसरा इम्पोर्टेंट है पैसा कमाना, और चौथा जो है वो अपने आप कितने खरीद लेंगे। इस पूरे फेज के अंदर मैंने कभी ये नहीं कहा कि रिश्ते मेंटेन रखने हैं या फिर जो है सबके साथ अच्छा बनना है, सबके साथ बुरा बनना है, नहीं। ये जो है वो अपने यहाँ पर कहते हैं कि जब आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपके पास पैसे हैं, ठीक है ना, तो आप सोशल सर्विसेज भी दुनिया को दे सकते हैं, आप सामाजिक सरोकार के काम भी जो है वो कर सकते हैं, आप अपने लिए भी सब कुछ जो है वो चीज़ें कर सकते हैं, और आप स्ट्रेस फ्री जो है वो अपने यहाँ पर कहते हैं कि ले सकते हैं। तो ये जीवन का फलसफा जो है वो उसी फेज ने जो है वो अपन यहाँ पर कहते दिया था। तो ये चीज़ है सर, आप शायद अपन अलग से भटक गए हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं था। जैसा कि एक होता है आपने बोला पैसा कमाना, पैसा स्टूडेंट में कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जब उनकी पढ़ाई चलती रहती है वो सोचते हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं, और एक बच्चे के लिए पैसा कमाना और टीचर के लिए पैसा कमाना, इन दोनों में आपको फर्क है। और बच्चा कई बार सोचता है कि जो पैसे मेरे लग रहे हैं इस फेज में जो पढ़ेगी मैं खुद निकाल लूँ, तो वो कैसे सही डिसीजन होता है या नहीं होता? भाई देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर कि आपका मेन फोकस क्या है। अगर आपका मेन फोकस जो है उस मेन फोकस को आप कवर कर लेते हैं, उसके बाद भी आपका समय बच जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
लेकिन पता चले कि आप पैसे के अंदर इतने मशगूल हो गए कि आपका मेन फोकस जो है वो नहीं कर पाए, तो वो भी चीज़ें बेकार। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का भगवान की दया से ब्रेन बड़ा शार्प है, ठीक है ना, और जो कोई दूसरा स्टूडेंट है उस काम को 5 घंटे में कर रहा है, वही स्टूडेंट उसको जो है वो अपने यहाँ पर कहते हैं 1 घंटे में जो है वो कर लेता है, ठीक है ना। फिर भी और उसके पास कुछ स्किल्स भी हैं, तो अगर वो 4 घंटे अपने आप में सेल्फ एम्प्लॉयड होकर कुछ कर सकता है तो कर लेना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये भी एक चीज़ है कि पैसे की खुशबू जो है वो बड़ी तगड़ी होती है। ये ऐसा एक खुशबू है जो नहीं आती है ना तो आदमी बहुत परेशान जो है वो रहता है, ठीक है ना। तो ये भी मेरे साथ भी हुआ था कि जो व्यक्ति 2013 में 1 लाख रुपए कमा रहा था, वो व्यक्ति 2017 के अंदर IAS की तैयारी करता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर ऐसी सिचुएशन हो गई कि इकोनॉमिक रूप से क्राइसिस में आ गए थे, तो पैसा कमाओ तो तैयारी छूटती है, तैयारी जो है वो अपनी अमल करते हैं तो पैसा छूटता है, और बड़ा डिलेमा सा जो है वो रहता है। तो इसलिए इसको बैलेंस करने की जो है वो ज़रूरत है। अगर आप बैलेंस कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बैलेंस नहीं कर पा रहे तो अपने खर्चे कम करें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि पढ़ाई का जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से होगा। बिल्कुल। तो पढ़ाई पे फोकस है वो बहुत पढ़ाई पे फोकस करें। फिर भी कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हम आरबीएससी सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फर्स्ट ईयर की कर रहे हैं। सिलेबस इतना हो गया है कि अपने पास यहाँ पर अगर सेकेंड ईयर की बात करें उनको नीट का पढ़ना है, नीट से ज़्यादा उनको अपने पास ग्रेजुएशन का पढ़ना है, और ग्रेजुएशन के बावजूद पेपर फर्स्ट को जो कि RS प्री के बराबर पूरा पढ़ना है। इन सबको साथ में बैलेंस लेकर कैसे पढ़े, और ऐसी बातें जब आती है तो मेरे भी माइंड में डायलॉग आता है जो आप बताते रहते हो यहाँ पर कि अपने को 500 में से 500 नहीं लाए। उस बारे में आप क्या सोचना, कैसे कवर किया जाए कि ऑल ओवर दोनों पेपर अच्छे से क्लियर हो जाए और उनका सिलेक्शन हो जाए? देखो सर, मैं को यहाँ तक ऐसा लगता है कि सेकेंड ग्रेड की जो तैयारी है विशेष कर, ठीक है ना, वो बैलेंस करने की तैयारी है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि टीचर का करते हुए सब जगह पे बैलेंस करें, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये भी एक बैलेंस करने की तैयारी है। आपको जीके को भी लेके चलना है, आपको पेपर सेकेंड भी लेके चलना है, दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है, ड्रास्टिक डिफरेंस है। एक प्योर साइंस है, एक प्योर आर्ट्स है, ठीक है ना। तो आपको साइंस की कंसेप्चुअल लेके चलनी है, इसमें भी थोड़ा बहुत रोटाफिकेशन है वो भी चलना है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँ कि जैसे केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट है जिसके अंदर एक बार आपने चीज़ें सेट कर ली, ठीक है ना। जैसे आपकी फिजिक्स है तो फिजिक्स के अंदर जो है वो थ्योरी तो बहुत कम होती है और फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन होता है। और जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल दिए तो आपको थ्योरी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि थ्योरी और कंसेप्ट, ठीक है ना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। या फिर मैं ये कहूँ रट्टाफिकेशन और अपने समझना, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। आपने कंसेप्ट समझ लिया, आपने क्वेश्चंस कर लिए तो आपको कंसेप्ट रखने में आया, ठीक है ना। या आपने क्वेश्चंस करने लगे डायरेक्ट फॉर्मूला आया तो वो फॉर्मूला रखने में आ गया। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है ना। कोई ये कहे कि मैं 100% करता हूँ या मैं 100% समझता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, जैसे केमिस्ट्री के अंदर है मार्कोनी को मान लीजिए कंसेप्ट आ गया, कार्बन कैटायन का रीअरेंजमेंट आ गया, RHI आ गया, या फिजिकल केमिस्ट्री आ गए, ठीक है ना। तो ये कंसेप्चुअल है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो बार बार जो है वो अपने आप में कहते हैं न्यूमेरिकल करने में कोई समस्या जो है वो अपने आप नहीं आती। तो यहाँ पर आप जो है वो अपने आप में कहते हैं कि जब चेक करते हो तो फर्स्ट अपने आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंसेप्चुअल करो, रोज के रोज पढ़ते रहो, ठीक है ना। 1.5 घंटे की मान लीजिए आपके 4.5 घंटे की क्लास है, तो घर में जाके जो है वो अपने यहाँ पर कहते हैं 1 घंटे उसको जो है वो पढ़ लो, और 1 घंटे पढ़ने के बाद जो है वो अपने यहाँ पर कहते हैं कि जीके को भी जो है वो तैयारी दो। अगर आपका पेपर सेकंड बहुत बढ़िया है तो पेपर फर्स्ट को कंपेरेटिव थोड़ा सा ज़्यादा समय दो। अगर आपका पेपर फर्स्ट जो है वो थोड़ा सा ठीक है तो पेपर सेकंड को ज़्यादा समय दो, और ज़्यादा समय देखिए उनको चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करो, टेस्ट देते रहो, करते रहो, और वो चीज़ें हैं समय के साथ बैलेंस हो जाती है। सर 7 से 8 महीने का एक ह्यूज टाइम होता है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ कि आप लिख के याद करोगे क्या, तो चीज़ें जो है वो स्टार्टिंग में समय लगेगा लेकिन बैलेंस जो है वो हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये बात करूँ कि जैसे आपके पास सभ्यताएँ हैं, ठीक है ना, तो मान लीजिए आपकी सिंधु घाटी सभ्यताएँ हैं, तो वो मान लीजिए टीचर ने आपको 5, 7, 8 पेज में 10 पेज में पढ़ाया, उस 10 पेज को एक बार आप लिख के याद कर लेते हो, 10 पेज आपके सेट हो गए। अब दूसरी बात होगी 10 पेज को आपको पढ़ने के लिए समय जो है वो कंपेरेटिव कम लगेगा,
30 बार करने के लिए और कम लगेगा। तो ये बैलेंस करना पड़ेगा। आप लिख के याद करोगे, स्टार्टिंग में समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन 3 महीने 4 महीने बाद आपकी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस हो जाएगी, आपकी चीज़ें परमानेंट मेमोरी में आ जाएगी, फिर आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे अगर आप फिजिक्स की बात करो तो जैसे मान लीजिए आप यूडीएम टॉपिक है, तो यूडीएम जब टीचर पढ़ाएगा तो मान लीजिए उसको 5 दिन लग गए, ठीक है ना। 5 दिन लग गए, इसका मतलब 1.5 घंटे की क्लास के हिसाब से 7.5 घंटे होते हैं। लेकिन बच्चा उसको पढ़ेगा तो अपन यहाँ पर कहते हैं कि उसको 10-10 मिनट के हिसाब से 50 मिनट या 1 घंटा लगेगा, और उसमें फिर 2 से 30 बार रिविजन करेगा 15 मिनट लगेगा। तो इसका मतलब चीज़ें तो बैलेंस हो रही है, लेकिन स्टूडेंट उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना सर, रिजल्ट हमेशा जो है फ्रूटफुल होते हैं, हैप्पीनेस देते हैं, प्रोसेस पेनफुल होता है। स्टूडेंट है ना, वो पेनफुल जो प्रोसेस होता है ना उसको फॉलो नहीं करना चाहता। अगर वो प्रोसेस को पेनफुल फॉलो कर लेना तो उसका रिजल्ट जो है वो हैप्पीनेस वाला है, लेकिन वो प्रोसेस फॉलो नहीं करता। तो प्रोसेस यही है, मैंने बताया, लिख के याद करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, करते रहो, दोनों चीज़ें पढ़ो। सेकेंड पेपर अच्छा है तो फर्स्ट पेपर को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो, फर्स्ट पेपर अच्छा है सेकेंड पेपर को दोनों को बैलेंस लेके चलो। पहले 40% को कवर करो, क्योंकि 500 नंबर में से 250 नंबर की कट ऑफ जाती है। अब जब कट ऑफ भी 250 नंबर की जाती है तो 50% की गई है, इवन 50% भी की जाती है, ठीक है ना। तो पहला क्राइटेरिया 40% को कवर करो, फिर उसके बाद मार्क्स जो है वो लेके अधीन सेवा बोर्ड में तो 83 का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वो सर अधीन सेवा चाहिए बोर्ड का जो है वो गलत है। ये पेपर का स्टैंडर्ड उन्होंने जो है वो सही मेंटेन नहीं किया है। भाई बच्चे की क्या गलती कि वो 83% लेके आया, फिर भी उसका डबल में सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इनको पेपर के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहिए। पेपर के स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे तो अपन यहाँ पर कहें कि उनका सिलेक्शन, बच्चों का सिलेक्शन, बच्चों में डीमोटिवेशन बेसिकली नहीं आएगा, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग के होने के बावजूद बच्चा 83% नंबर लेके आ रहा है, ठीक है ना। और फिर भी घर वालों से अगर पूछ रहा है, घर वाले पूछ रहे हैं कि बेटा सिलेक्शन कैसा हो, पापा 82% बढ़कर कट पिट के, ठीक है ना। पिताजी सोच रहे हैं कि आपके बाद तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, और 83 वाले का डबल भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो ये तो मुझे लगता है कि आलोक राज जी को जो है वो ट्वीट के जवाब देने के साथ साथ इस पर भी जो है वो ध्यान जो है वो देना जो है वो चाहिए। ट्वीट टाइम में करते हो, पेपर के स्टैंडर्ड को भी मेंटेन जो है वो करके चले, ताकि जो है वो हताशा नहीं है, ठीक है ना। वही आरपीएससी वाले 40% पढ़ने नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी चाहे वो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक भाई 40% में सिलेक्शन नहीं होने दे रहा है, 80% में सिलेक्शन नहीं होने। चलो गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था, समय, भगवान, माता पिता और गुरुदेव, इनमें सबसे बड़ा कौन है? समय, माता पिता और अपन यहाँ पर भगवान। तो माता पिता, गुरु, समय और भगवान, इनमें 5 में से बड़ा कौन है? सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब अपन छोटे होते हैं तो माता पिता का रोल जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, सामाजिक जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती है, तो वो रिश्ते कहीं ना कहीं जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि धूमिल होने जो है वो लगते हैं। हालांकि पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती है। तो माता पिता भी समय के साथ इतने बड़े नहीं हो। गुरु की अगर उसकी बात करें, गुरु की, तो अपन यहाँ पर कहें कि गुरु भी जब तक आप स्टूडेंट होते हो और फिर आप बड़े हो जाते हो तो गुरु की भी वैल्यू भी धीरे धीरे जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं धूमिल होने लगती है। इस तरह देश की भी जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि आप किसी एक देश में रह रहे हैं और फिर उसके बाद आप किसी बड़े डेवलप कंट्री में चले गए तो उस देश की वैल्यू भी कम होने जो है वो लगती है। अब रही बात समय की, तो अपन यहाँ पर कहें कि समय बहुत बड़ा बलवान कहा गया है। अगर समय साथ है तो सब कुछ साथ है, आपके सारे रिश्ते नाते वगैरह जो है वो दोस्त यार सब साथ में है। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि समय भी साथ तभी होता है जब भगवान जो है वो अपने यहाँ पर साथ होता है। तो मेरा एक डायलॉग है कि भगवान साथ तो समय साथ, और समय साथ तो सब कुछ साथ, ठीक है ना। क्योंकि कई बार जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं बिना ईश्वरीय शक्ति के आप कुछ बहुत मेहनत करने के बावजूद भी बहुत कुछ पा नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो ईश्वरीय शक्ति जो है वो आपके साथ होना जरूरी है, और ईश्वरीय शक्ति साथ में होगी तो समय साथ में होगा, और समय साथ में होगा तो सब कुछ साथ में होगा। तो मुझे लगता है भगवान जो है इन सब में सबसे बड़े हैं। चलो सर, कम टाइम लेते हुए अपन बात करते हैं कि बच्चे को लाइब्रेरी में पढ़ना बहुत ही सही है या खुद का रूम या अपने जो हॉस्टल में सेल्फ स्टडी करना सही है?
मुझे ऐसा लगता है सर कि आप कहीं पे भी पढ़ लो, आपको पढ़ने का माहौल जो है वो अपने यहाँ पर कहते हैं बनना चाहिए। अगर आप घर पे पढ़ सकते हैं तो बेस्ट है वो। अगर घर पे आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, जगह लिमिटेड है, तो आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। आप चाहे कोचिंग के अंदर पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। आपका पढ़ने का मन लगना चाहिए, आपकी बिल्कुल। एनर्जी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जब कॉपी लेके बैठो ना, तो बिना किसी अपन यहाँ पर टिकट की यात्रा करके नहीं आए। आप जो है पता चलता है कि स्टूडेंट जो है वो कॉपी लेके बैठा है और लाइब्रेरी में बैठा है या कहीं पे बैठा है और एक एक घंटे तक उसी पन्ने पे है, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए वो पेन ले, साथ के साथ कॉपी ले या पेंसिल ले, उसको जो है वो चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे और कॉपी में से लिखता रहे। तो इस तरह का जो सीन है, तो कहीं पे भी पढ़ लो, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है। आपका पोटेंशियल जो है वो अपने यहाँ पर कहते हैं निकल के आना चाहिए। बिल्कुल सर, सही बात है। मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि सर, ये आरपीएससी या अधीनस्थ सेवा बोर्ड की इंडस्ट्री है, ये जिस माहौल के हिसाब से कन्वर्ट हो रही है, आरपीएससी जैसे 40% मार्क्स लाने नहीं दे रही है, उसके लिए आपने भी खूब अच्छा काम किया इस मार्केट में। तो इसे ऑनलाइन आपके नजरिए से स्टडी बेटर है या ऑफलाइन? सर देखिए, दोनों ही चीजें हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जैसे कोई पीजी कर लेता है, तो पीजी और बीएड करते करते 25 साल हो जाते हैं उसकी उम्र। तो अगर वो जेंट्स है तो घर वाले उसको ये कहते हैं कि 25-26 साल की उम्र में तू कहीं पढ़ा और तू पैसे कमा, ठीक है ना, हम तेरे को जो है वो एजुकेशन करवा दी वगैरह सब कुछ करा दी। गर्ल्स है तो सामाजिक काम के अंदर जो है वो पेरेंट्स उनकी शादी वादी कर लेते हैं। तो उस कंडीशंस के अंदर अगर आपकी परिस्थितियां नहीं बैठ रही है तो आपके सपनों में मरे नहीं, इस वजह से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम लोग जो है वो जयपुर जाके जयपुर का खर्चा वहन कर सकते हैं और लगभग 1 साल जो है वो अपने जीवन का जयपुर का खर्चा या फिर किसी भी सिटी का खर्चा प्लस वहन कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी घरेलू परिस्थितियाँ आपके लिए जो है वो अपने यहाँ पर कहते हैं इस चीज़ को नहीं है, तो आप अफोर्डेबल प्राइस में ऑनलाइन रूप से भी कर सकते हैं। कुल मिला के ये पढ़ो 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 और सिलेक्शन निकालो। परिस्थितियाँ आज के इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर डजंट मैटर है। अब वो जमाना नहीं रहा क्योंकि हम जयपुर का खर्चा वहन नहीं कर सकते, इस वजह से हम लोग जो है वो ऑफलाइन नहीं कर सकते। आप घर बैठ के भी बहुत अच्छे से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छा रोल रहता है और टेस्ट सीरीज के बाद बच्चे देते हैं, उसका एनालिसिस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। बट एक मार्केट में ट्रेंड चल रहा है टास्क बुक वाला, ये कितना % सही मानते हो और कितना % आप गलत मानते हो? सर लिटरली अगर मैं बोलूँ तो मुझे ये टास्क बुकलेट वाला जो कंसेप्ट है वो वाहियात कंसेप्ट लगता है। मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती। ऐसा इसलिए सर क्योंकि जो इंडस्ट्री के अंदर मैं देखता हूँ, तो उस इंडस्ट्री के अंदर मुझे ऐसा देखने को लगता है कि पूरा साल भर बच्चा एक नोट्स अलग से पढ़ता है और लास्ट में एक टास्क बुकलेट दे देते हैं, बोले इसी में से पेपर बनेगा और इन्हीं में से ही जो है वो आएगा। तो पहली चीज तो ये है कि बच्चे ने पूरे साल भर जो पढ़ा है उसको छोड़ दिया और इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट रह गया। तो जो साल भर पढ़ा है उसको साइड बाई कर लिया, तो जबकि इसका रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके नंबर लाने के चक्कर में यही पढ़ता रहता। अब ये जरूरी नहीं है कि इसके सेम क्वेश्चन जो है वो वहाँ आरपीएससी में या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में छपेंगे या नहीं छपेंगे। प्लस दूसरी चीज ये भी है सर कि अपन यहाँ पर ये कहें कि भाई बच्चा अगर इसी टास्क बुकलेट को पढ़े, नहीं पढ़े तो नंबर नहीं आए, और नंबर आए तो एग्जाम में सवाल नहीं मिले, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है, अच्छा कई बार ऐसा भी हो जाता है बच्चा टास्क बुकलेट के सारे आंसर याद करके आ जाता है और मार्क्स तो उधर खूब आ जाते हैं, लेकिन उसने समझा कुछ नहीं, सीखा कुछ नहीं। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल सही नहीं है। आप कोई टास्क बुकलेट मत दो, आप सीधा कहो कि ये सिलेबस है और इसमें से जो है वो अपने यहाँ में कहते हैं क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो ये डिस्ट्रैक्ट करने का और सही मुझे लगता है कि इस टास्क बुकलेट जो है वो फर्स्ट पेपर के अंदर 40% क्राइटेरिया नहीं लाने का सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये टास्क बुकलेट ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा भी है। और एक ये जैसे ये जनरेशन आ रही है, इन जनरेशन में बच्चों को कई बार ये फील होता है कि मेरा दोस्त मेरा काफ़ी सपोर्टिव है और दोस्त कई बार ऐसे अपने साथ में रह के ऐसी चीज़ें सिखाता है या करता है और फिर उसको पेरेंट्स के ऊपर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरे पापा ने ये नहीं किया, मेरे फैमिली वालों ने ये नहीं किया। तो एक ऐसा कभी बहुत बार फेज आता है, बच्चे को लगता है कि मेरा दोस्त मेरा सर्वोपरि है, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सही नहीं कर रहे। ऐसा भी हो रहा है आज की जनरेशन में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर देखो, आपका जन्म जो है वो किस परिवार में, किस जाति में, किस धर्म में हुआ है, आपको कैसे पेरेंट्स मिले हैं, इसके ऊपर आपका कोई जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं अधिकार नहीं है या आप इसका चयन नहीं कर सकते। तो बेटर यही है कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ठीक है ना। मान लीजिए कोई एक्स कास्ट में जन्म लिया और पेरेंट्स एक्स लेवल पे जो इनकम सोर्स है,
अब ये क्यों सोचते हो कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ये कर रहे हैं? आप ऐसा करो ना कि मैं पढ़ लिख के इतना काबिल बन जाऊं कि मैं बाकी की जगह से जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं यहाँ से जो है वो अच्छा ले आऊं। क्योंकि कई गरीब परिवार के बच्चे जो है वो प्रधानमंत्री भी बने, राष्ट्रपति भी बने, आईएएस भी बने हैं। हर व्यक्ति हर जगह पे पहुंचा है, तो उस कंडीशन में परिस्थितियों को दोष नहीं देके क्या काम कर सकते हैं अपन और क्या परिस्थितियों को बेटर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, आपने भी आरपीएससी और अधिनियम सेवा बोर्ड के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इसके बेस पे आपने बुकलेट भी यहाँ पर अपनी यहाँ पर बुकलेट जैसे कि प्रैक्टिस सेट की बुक आपने यहाँ पर लॉन्च की है, सेकंड ग्रेड के लिए भी की है, लैब स्टैंड के लिए है। उन दोनों को मैं बताना चाहूंगा। जैसे मैं यहाँ पर पहले से लेके आया था, ये जो अपने पास बुकलेट थी, दोनों अपने पास मूमल पब्लिकेशन से आपकी बुकलेट आई है। जैसा कि ये वाली थी सेकंड ग्रेड, इसमें आपने खूब अच्छा काम किया और टीम ने पूरा अच्छा काम किया। तो आपके पास यहाँ पर लगभग कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन थे वो आरपीएससी ने यहाँ पर सेकंड ग्रेड में रिपीट किया है। ऐसी कैसी आपने यहाँ पर, अगर मैं बोलूंगा अधिनियम सेवा बोर्ड के लिए आप ये प्रयोगशाला की बुक लेके आए और इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थियों को हेल्प मिलेगी। मतलब अपन ये नहीं बोलेंगे हुबहू क्वेश्चन छपेंगे, बट अपन ये जरूर बोलेंगे कि इनके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास जरूर काम आएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, इन दोनों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच सर। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी इन दोनों बुक्स के अंदर काफी अच्छे से काम किया है और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों बुक्स के अंदर अपन ने सेकंड ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चंस आपके तो हुबहू छपे भी थे, ठीक है ना, विद डाटा जो है। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन मंगल ग्रह से तो एग्जामिनर लाने से रहा। आपके पास एक कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर 4 या 5 टाइप के कंसेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं और चारों पांचों कंसेप्ट को अगर अपन दे देते हैं तो कोई ना कोई जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं आ ही जाता है। मुझे ऐसा लगता है 80% पेपर को बड़े आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। दिक्कत आती है 90% से ज्यादा में। अब होता क्या है कि कई बार अपन यहाँ पर कहते हैं टीचर ध्यान नहीं देता या फिर स्टूडेंट ध्यान नहीं देता, इस वजह से चीजें जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं बाहर जाती है। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि किया जाए था चीजें बहुत ज्यादा बाहर जाने की है, क्योंकि एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मटेरियल जो है वो समेट सकता है। क्योंकि स्टूडेंट 20 किताबें नहीं पढ़ सकता, लेकिन टीचर 20 किताबें पढ़ के जो है वो उसके क्रक्स को जो है वो 20 मिनट में दे सकता है। बिल्कुल सर। और इस आरपीएससी के बाद एग्जाम के बाद में आपने खुद ने इस इंडस्ट्री को एक नया शेप दिया है। जैसे कि मैं बोलूंगा वीडियो सॉल्यूशन का आपने सबसे पहले यहाँ पर मुद्दा आपने खुद ने वीडियो सॉल्यूशन करवाए, आपकी टीम ने करवाए और उसके बाद आपने एक इंग्लिश मीडियम में लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। और इंग्लिश मीडियम के सभी विद्यार्थियों को जो यहाँ पर मटेरियल प्योर इंग्लिश में नहीं मिलता था, बच्चे ऐसा होता था कोचिंग में जाते थे, वहां पर पढ़ते थे और साइड में एक ट्रांसलेटर रखते थे, क्योंकि टीचर्स को भी यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये इंडस्ट्री हमेशा हिंदी मीडियम में चलती है। ये जैसे नीट और जेई की थी, वो तो बाइलिंगुअल या मैं बोलूंगा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग अलग थी। तो ये शुरुआत अच्छी की है। इसमें आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और क्या क्या करने वालों इन फ्यूचर, और आपका इस पूरे जितने भी आरपीएससी के एस्पिरेंट है या अधिनियम सेवा बोर्ड के एस्पिरेंट है, उनके लिए क्या सपना देख रहे हो कि मैं उनके लिए ये कर सकता हूँ? मैं सर बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर एक साथ हो गए। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम की बात करें, मेरा जो है वो ये है, मेरा ये इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक और टीचर सेंट्रिक है। मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट को भी कोई समस्या नहीं हो और टीचर को भी जो है वो कोई समस्या नहीं हो। टीचर की गरिमा डिग्निटी मेंटेन रहे और स्टूडेंट को भी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मिलती रहे। मैं फोकस करता हूँ कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसका सॉल्यूशन जो है वो अफोर्डेबल प्राइस में जो है वो किया जा सके। अब जैसे इंग्लिश मीडियम का मैंने देखा तो इंग्लिश मीडियम के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन बेचारों को जो है वो पढ़ने का मौका ही जो है वो अपने यहाँ पर कहते नहीं मिल रहा। अगर पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर वो सिलेक्ट जो है वो अपने यहाँ पर कहते कैसे हो पाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे बच्चे हैं जो इसी एक इंग्लिश मीडियम की कोचिंग नहीं होने की वजह से जो है वो परेशान हो रहे हैं और यही चीज कर रहे हैं कि पहले हमको चीजें समझ तो आए कि कहना क्या चाहते हो, फिर तो हम जो है वो क्वेश्चंस करें। तो इस रेस्पेक्ट पे मुझे ये लगा कि इंग्लिश मीडियम का बैच स्टार्ट करना चाहिए। तो इंग्लिश मीडियम का बैच मैंने स्टार्ट किया और मुझे आपका और आकाश सर का भी जो है वो है कि इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे से जो है वो वर्किंग चल रही है। रही बात वीडियो सॉल्यूशंस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि साइंस के अंदर बिना वीडियो सॉल्यूशंस के मैं तो नहीं है, क्योंकि बुक्स के अंदर तो अगर आपने सॉल्यूशन कर भी दिया, जैसे कई बुक्स आती है ऊपर क्वेश्चन है नीचे सॉल्यूशन है, तो कभी बच्चा ऊपर क्वेश्चन देखेगा फिर नीचे सॉल्यूशन देखेगा तो उस कंडीशन में उसका मैथ तो खत्म हो गया। एक ऑडियो वीडियो जो अपन यहाँ पर कहते हैं चीजें मेमोरी होती है वो ज्यादा परमानेंट होती है, तो उस कंडीशन में वीडियो सॉल्यूशन, क्योंकि अब वो जमाना तो रहा नहीं जब अपन यहाँ पर कहते हैं ये ओल्ड आउटडेटेड जो है वो है कि नीचे जो है वो आंसर जो है वो दिया जाए, सॉल्यूशन दिया जाए। आज का नए टेक्नोलॉजी डिजिटल बोर्ड आ गए हैं तो वीडियो सॉल्यूशन जो है वो किए जा सकते हैं, तो ऑडियो वीडियो ज्यादा ठीक रहती है। तो ये अपन यहाँ पर कहते हैं किया। सबसे पहले सर इंग्लिश मीडियम का कंटेंट भी हम ही लेके आए, इंग्लिश मीडियम के टेस्ट सीरीज भी अपने लेके आए, इंग्लिश मीडियम के प्रैक्टिस सेट भी अपनी लेके आए, इंग्लिश मीडियम के अंदर बुक्स भी जो है वो अपनी लेके आए। आने वाला जमाना जो है वो इंग्लिश मीडियम का है। टीचर्स को भी हम रिफॉर्म कर रहे हैं।
जीके के अंदर टीचर को बाईलैंग्वेज के अंदर लेके आ गए और उम्मीद है कि धीरे धीरे इंग्लिश में जीके के अंदर भी जो है वो प्योर इंग्लिश मीडियम का बेस जल्दी ही जो है वो बच्चों को बिल्कुल देखने बिल्कुल को सर, मिलेगा। बिल्कुल और यहाँ शुभकामनाएं पर आपको इन सभी के लिए। बिल्कुल सर, और सपना क्या देख रहे हो ये भी थोड़ा सा बताइएगा इन पूरे आरपीएससी एस्पिरेंट के लिए। मेरा एक ही सपना है सर कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो टीचर जाए ना वो एक्चुअल में जो है वो नॉलेजेबल हो और वो पढ़ाए अच्छे से। बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो टीचर नॉलेजेबल होगा वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएगा जरूर, जो नॉलेजेबल नहीं होगा वो नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी को सेकेंड ग्रेड टीचर बन गया, फिजिक्स नहीं आती तो फिजिक्स नहीं पढ़ाएगा, बिल्कुल सही। बायोलॉजी नहीं आती तो बायोलॉजी नहीं पढ़ाएगा, केमिस्ट्री नहीं आएगी तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि टीचर को सारी चीजें आनी चाहिए। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि नीट के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं वो अगर टीचर को आएगा तो टीचर हाइब्रिडेशन भी बताएगा, VSC-PR भी बताएगा, सारे टॉपिक्स बताएगा। तो जो नीट वगैरह की या बाकी की चीजें हैं, एक क्वालिटी एजुकेशन टीचर चाहे जो मैक्सिमम फाउंडेशन का कोर्स जो है वो स्कूल्स में ही कराते हैं। जब बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जब नीट की कोचिंग करने जाए तो वो एक है कि इतना तो हमारे मार साहब ने जो है वो हमें स्कूल में ही जो है वो करवा दिया था, बता दिया था, ठीक है ना। तो ये एक सपना है कि देश के अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो अपने यहाँ दे, एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर दे, और कोई भी बच्चा जो है बिना जो है वो अपने यहाँ पर ये कहते हैं कि एजुकेशन का नहीं रहे। हर बच्चा को एजुकेशन मिलनी चाहिए, अच्छे से मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो रॉयल गेट को जो है वो ओपन जो है वो अपने यहाँ पर कहते करता है। इसके अलावा कोई रास्ता जो है वो नहीं, और खास तौर से मध्यम वर्गीय परिवार के। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपने आरपीएससी का भी इंटरव्यू दिया है जब आप कॉलेज लेक्चरर बने, और आज भी आप हमारे साथ बैठे हो, तो बढ़िया फील कहाँ हुआ था उस दिन, क्या फीलिंग थी और आज क्या चल रहा है? सर सच बात बताओ ना तो इतने सालों बाद जो है वो इंटरव्यू हुआ था, आरपीएससी वाला इंटरव्यू बंद कमरे में हुआ था, तो वहाँ इज्जत बचाओ अभियान के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, खुद ही खुद थे, जरूरी नहीं कि बाद में बताओ या ना बताओ। लेकिन आज का जो इंटरव्यू था जिसमें कुछ क्वेश्चंस का पता नहीं, कितने बम फोड़ोगे, क्या फोड़ोगे, कैसे फोड़ोगे, किस डायरेक्शन से आएगा, ठीक है ना। तो और पूरी दुनिया को ये जो है वो अपने यहाँ पर कहते जाएगा ये पॉडकास्ट, तो ऐसी चीज थी कि भाई आज का इंटरव्यू बहुत खतरनाक जो है वो अपने यहाँ पर कहते होने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो आपके सवाल थे वो बहुत ही दिलचस्प थे और बच्चों के जो है वो पूछने लायक थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी काफ़ी अच्छा जो है वो अपने यहाँ फील हुआ है। लेकिन काफ़ी मज़ा आया इस पॉडकास्ट के अंदर, और मतलब उम्मीद है कि सबको एक नई डायरेक्शन जो है वो देखने को जो है वो अपने यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन आज जो है वो अपने यहाँ पर कहते हैं कि इज्जत बचाओ अभियान जो है वो ज़्यादा तगड़ा था। और ये भी था, मतलब आप प्रिपेयर होकर नहीं आए थे कि भाई ऐसा होगा, क्योंकि आपने वापस जब आपको पता लगा कि पॉडकास्ट ऐसे होने वाला है, फिर आप घर गए कुछ चेंजेस करके आए। हाँ एक्चुअली क्या है ना कि मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मल सा जो है वो होना है, ऊपर से इधर इधर का ऊपर का आएगा, तो मैं तो चप्पल पहन के जो है वो अपन यहाँ पर कैसे आ गया था, और पैंट भी प्रेस की हुई नहीं थी, ठीक है ना। तो उस कंडीशंस के अंदर लेकिन मुझे हमारे स्टूडेंट मिस्टर अभिषेक और मिस्टर यश पांचाल ने जो है वो दोनों ही सर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छे से जो है वो अपनी यहाँ पर कहते कर रहे हैं। और आप तो सच धज के आए ही थे, सोनू जी ने जो है जो इस इंस्टीट्यूट की CEO भी है, उन्होंने कहा कि भाटी सर ने बताया नहीं कि ऐसे सच धज के आना है, तो मैं तो चप्पल में आ गया था। फिर मुझे कहा कि नहीं ऊपर नीचे पूरा हिस्सा आएगा, तो फिर जो है ना वहाँ से चेंज करके आए, तो बड़ा अच्छा सा जो है वो अपने यहाँ लग रहा है। मैं दोनों बच्चों का भी धन्यवाद देता हूँ, मिस्टर अभिषेक का और मिस्टर यश पांचाल का, और इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ क्योंकि ये जो है वो जल्दी से सेलेक्ट हुए सेकंड ग्रेड में, और जो है वो अपने यहाँ पर कहते हैं कि अपने माता पिता का नाम जो है रोशन जो है वो। बिल्कुल सर, ऐसे क्वेश्चन का सिलसिला और भी जारी रहेगा, तो इसके लिए अपन एक पार्ट और लेके आएंगे, जिसमें अपने पास आज टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो अपन नेक्स्ट पार्ट और लेके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक सभी को यहाँ पर जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, और आप सभी अपनी तैयारी के साथ लगे रहिएगा। और अगर मैं बोलूंगा कि आप अगर कोई भी यहाँ पर समस्या का यहाँ पर सामना कर रहे हो तो बिल्कुल हमारे से पूछिएगा, बिल्कुल मैं वापस जय सर से बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, अभी भी बाकी पड़े हैं, तो उनके लिए अपन वापस जुड़ेंगे एक बार के लिए। दिल से थैंक यू सभी का यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच।